हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी, जो हमारा बुक है वर्णिका भाग 2, उसका पहला पाठ दही वाली मंगम्मा का संपूर्ण व्याख्या करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको पहला पाठ वर्णिका भाग 2 का दही वाली मंगम्मा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लेखक का मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, वह कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता का नाम क्या था, पिता के नाम क्या था और उनकी प्रकाशित पुस्तकें एवं संग्रह क्या क्या थी। इसलिए चलिए पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के कोलार जगह में 6 जून 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं पर उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। साहित्य अकादमी ने उन्होंने एक संकलन सन्ना कथेगलू लिखा था, जिसको सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्हें यह कहानी कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद बी.आर. अम्बेडकर नारायण ने किया है। यह जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं दही वाली मंगम्मा, इस पाठ को नेशनल बुक ट्रस्ट से लिया गया है और इस कहानी का अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती। बारी का मतलब है कि आप महीने भर लगातार दूध या दही उनको देते हैं और जब महीना लग जाता है तो वह आपको दही या दूध जो आप उनसे ले रहे हैं उसका पैसा उनको महीना लगने पर दे देते हैं, तो इसको बारी कहा जाता है। पर बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है, लेकिन बेंगलुरु में इस तरह के बारी का रिवाज नहीं चलता है। वहाँ पर मंगम्मा लेखिका के मोहल्ले में श्रीनिवास जी के यहाँ लेखिका के मोहल्ले में आती थी, तो वह आकर कहती थी दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है। तो जब उनको आवश्यकता होता तो वो ले लेती और उसी दिन उस दही के पैसे दे देती या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की थी। उसके गांव का नाम शायद वेकंठपुर या कुछ ऐसा ही है। दही वाली मंगम्मा जो है मंगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की है। उस गांव का नाम शायद वेकंठपुर या कुछ ऐसा है। वह वेकंठपुर गांव की रहने वाली थी। आते समय मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था और जाते बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय न होता तो वह अपना सुख दुख की बताया करती। मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही ना कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया।
यह कहती है कि दही वाली मंगम्मा हमको क्या सुनाती, यही सब बात सुनाती कि बिल्ली ने दूध पी लिया, कुम्हड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। कोई 1 महीने की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ रही थी, मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाए। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया होगा, हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है। मंगम्मा कहती है कि जिस तरह आपका व्यवहार आचरण है उसी प्रकार आपका बेटा की भी है, लेकिन इन सभी से क्या, जब वह बड़ा हो जाएगा तो इसका आचरण ऐसा नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है, काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए भी ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई जब जब मंगम्मा ऐसी ऐसी बात हमको बोल रही थी, मुझे बोल रही थी, ऐसा वह सोचती है जिसको वह दही देने गई थी, तो उसको यह सोचकर बहुत हंसी आई। लेकिन यह मंगम्मा का अनुभव था, क्योंकि उसके साथ यह सब बीत चुका था, इसलिए वह उसको बताती है कि मर्दों को किस तरह बस में रखा जाता है। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह गई है, साथ ही दुख भी हुआ कि अनुभव के पीछे दुख छिपा है। उनको दुख भी हुआ कि इनके अनुभव के पीछे बहुत बड़ा दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई न कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाली ऐसा करेगी तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें मैंने करके उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो। वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया क्या। उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी, तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इस छोटे सी बच्ची की क्यों पीट रही है। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चों को इतनी ज़ोर से पीटा। मैंने कहा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। जब मंगम्मा उसको बात बता रही थी, तो मंगम्मा के घर में जो बात हुआ था वह उस बात को बताते हुए कहती है कि जो उसकी बहू थी, उसकी बहू का नाम नंजम्मा था, आगे आप पढ़िएगा। तो वह अपने बेटे को मार रही थी। जब इसी बात पर उसने उसको डांटा कि वह उसके बेटे को क्यों मार रही है, उसके पोते को क्यों मार रही है,
तब वह उससे भी सुनाने लगी और तब उसने कहा कि आने दो मेरे बेटे को, तब मैं उसको बताऊंगी। और उसने वह बेटे को सारी बात बताई और उसको कहा कि तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसा इन्हें पैदा किया वैसा ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उससे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ मैं अपने बेटे को मारती हूँ, तुम क्यों इसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो तू बाहर निकाल करेगा, तो तू मुझे निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यही कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, और मैं रहूँगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को कौन सहारा दे? मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि अलग हो जाऊँ? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निबट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग कर रखे थे, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसरे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूँ? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में उसे बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि वह उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। जब वह उसने पूरी अपनी बात बताई तो मैंने इधर उधर की बात ही करके मंगम्मा को विदा किया। मैंने इधर उधर की कुछ बातें की और फिर मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में 2 दिन बाद में 2 एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है न, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन वह पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा सिंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया है, अब कैसा है मेरा सिंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जाकिट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का, जब उसने उस मखमल की जैकेट के ब्लाउज के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया, और उसने दर्जी के पास जाकर वहीं उसको तुरंत सिलवाकर अगले दिन से पहनने लगी। तो उसे लगा कि इसको इस जैकेट के कारण किसी से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। और उसी के बाद उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली? तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के,
यूं बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। तो दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े चार लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने यह बातें मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उसने उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मतलब यही सभी बात उन्होंने कल आकर मंगम्मा ने उसको बताया था, जिसको वह दही बेचती थी। और उसकी खुद बहू ने भी उसे कहा था कि जब वह साथ रहा करती थी तब उसने बहू को कभी भी एक जैकेट सिलाकर, ब्लाउज सिलाकर नहीं दिया था, और वह अलग हो गई थी तो मखमल की जैकेट पहनने लगी थी। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कठी और तगड़ी बना दिया था। कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात को सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घर वाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए नहीं हैं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री बकवास, तू क्यों जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले लो। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते। मतलब उसका कहने का मतलब था कि जो रास्ते में चलते फिरते रहते हैं वे भी ऐसे कड़वे बात नहीं बोलते, जैसा कि उसको बेटा ने उसको बोल दिया था। उसके बेटा ने उसको बोल दिया था कि अगर ऐसी ऐसी तुम बातें कर रही हो तो तुमको अगर वो जेवर चाहिए तो तुम जेवर ले जाओ, और इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोतों को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंख लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल की ही तो बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी, वह कभी कभार जुआ उआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जवान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और करे भी तो क्या कर सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला गया। रास्ते में अमराई का कुआं, यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आएगा, इसलिए आपको अच्छे से पाठ को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसके लिए तो पीछे नहीं आया। वही बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। वह बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं? पैसों को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ वस्तु बनवाती रहती थी, अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यही सब बात कहकर वह बताती हुई कहती है कि रंगप्पा उससे कर्ज मांगता है, और जब वह रंगप्पा को कहती है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा कहाँ से आएगा, तब वह कहता है रंगप्पा कि अगर तुम अपने बेटे के साथ रहती तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता, क्योंकि जब तुम अपने बेटे के साथ रहा करती थी तो अपनी बहू को कुछ जेवरात बना के दिया करती थी, लेकिन अब तो वह बात नहीं रही। इसलिए
देखिए माँ जी, औरत को अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मंगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। फिर मैंने मंगम्मा से कहा कि मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी कि मैं तुम्हारा पैसा रखवाऊं या ना रखवाऊं। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी ज़रा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में किसी और ने इस तरह इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोरबंद पर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। जवानी भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने पसंद नहीं किया तो, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश को आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा? चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी। वह रहने दे तब न। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो जा रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास आने नहीं देती थी, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? जब उसने बताया कि बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई ले ली थी, तो उसने पहले मंगम्मा ने उसको बताया हुआ था कि वह उसके पोते को उसकी बहू उसके पास आने नहीं देती थी। इसलिए मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वह तुम्हारे पास नहीं आने देता है। उसी की माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? उसकी माँ तो मना करती है बच्चे की, लेकिन बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुपचाप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है न, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है न, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी। कहते हैं कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं इससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे पूरे दिन हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए तो ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका कहना है कि कोई डर नहीं है? डर वर कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब। फिर भी मरने की इच्छा नहीं है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे और परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है।
मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा है, माँ छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, अब वह घर नहीं पहुँचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊँगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं आऊँगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी वो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उससे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार घर तो आया, पास रहे तो मारने का मन करता है। देखो माँ जी, हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसके बोही चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता कि कब घर आता और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उससे भी ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो साथ मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा और सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और दूसरे ही दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसका समझ में न आया कि वह क्या करे। बेटे और बहू को आकर समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई। बेटे और बहू ने आकर उसे समझाया कि उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं रहेगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बूढ़े बुढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों बड़प्पन खोती? मंगम्मा अपनी इच्छी से फिर खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने लगी। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में यह बात यह थी कि दही बेचने के 4 पैसे हाथ आते थे। दही बेचने से उनको 4 पैसे हाथ में आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? अब घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक गोद में बच्चा था, दूसरे की सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही रह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया है। आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू की बातें करके संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती थी। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए क्या? मेरे बेटे को मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, चाहे तो वे अपने बेटे को अपना हक रखें, मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती।
तो मैं कहाँ की बहू रही। बेटा तुम्हारा यह जताने को पीटना जरूरी है क्या। मैंने उससे कहा नंजम्मा से कि बेटा तुम्हारा है तो यह जताने को तुमको बेटे को पीटना जरूरी है क्या। मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती हो, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। इसलिए इन सब से कौन मत्थापच्ची करे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। मुझे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। जब मंगम्मा ने उसको सभी बात, मंगम्मा के साथ जो जो हुआ था वह बात उसने उसको बताई थी, तो उसको उनकी बात सभी सही लगी थी। लेकिन जब नंजम्मा उसकी बहू ने इसकी बात बताई तो उनको इसकी बात भी सही लगी। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर से कुछ छूट मिली। अब पहले से ज़रा ठीक है। जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। वह देने को तैयार हो गई थी। वह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। जब बच्चा उसके घर चला गया था अपनी दादी के यहाँ, मंगम्मा के यहाँ, और कहता था कि मैं घर नहीं जाऊँगा, यह सब चाल उसकी बहू नंजम्मा की ही थी। क्योंकि वह मंगम्मा रंगप्पा को कर्ज देने के लिए तैयार हो गई थी और रंगप्पा से यही बात उसको पता चल गई थी। इसलिए उसकी यह चाल थी कि वह उसको लड़ाई से दूर करके साथ हो जाए। तो पोता दादी के पास रहने को अपने आप नहीं गया, उसको मैंने ही भेजा था। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, आदमी लोग यह समझ नहीं सकते। वह कहती है कि यह सब बताने को तो बहुत थोड़ी है, लेकिन बड़े आदमी लोग इसको समझते नहीं हैं। अब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा की अक्ल भी कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू से स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। पर सारे संसार का ही किस्सा है, यह सारे संसार का किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़ हुए बचाने की दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। बाद में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। इसमें किस प्रकार मंगम्मा के साथ क्या क्या घटना हुई, और यह जो पाठ है यह आजकल के आधारित पर ही आधारित है। आजकल समाज में क्या हो रहा है उसी पर आधारित यह पाठ है। तो यह पाठ आपको अगर एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इसी वीडियो को करीब 2 बार देखें। आप स्पीड बढ़ाकर देख लें, इससे आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा। और इसके बाद आपका इसी पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाया जाएगा, जिसे आप देखकर एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।